KP classes dedicated to excellence. वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि सर हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए रिगार्डिंग सीयूईटी इकोनॉमिक्स। जी हाँ, इकोनॉमिक्स की चर्चा होगी और फॉलोड बाय इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम अपनी क्लासेस में किस तरीके से डील करते हैं विद इकोनॉमिक सब्जेक्ट, राइट। तो मतलब ये वीडियो परफेक्टली आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेगमेंट को, जहां मैं बात करने वाला हूं रिगार्डिंग सीयूईटी। और आप जानते हो जब हम कहते हैं सर सीयूईटी दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सर मैं आपको बताऊं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पिछले कुछ सालों से इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम हो गया है कि सर बच्चों को बहुत तैयारी करनी होती है इस एग्जाम के थ्रू बेस्ट कॉलेज लेने के लिए, अदरवाइज चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं दोस्तों। आपको पता है लगभग सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी प्राइवेट और स्टेट ऑन यूनिवर्सिटीज सब सीयूईटी के थ्रू ही आजकल अपना एडमिशन ले रहे हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा, राइट। यस सर। तो आपको पता है कि सर सीयूईटी में एक सब्जेक्ट है दैट इज इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में अलग चीज क्या है सर, इकोनॉमिक्स में एक अलग चीज ये है कि सर सीयूईटी के ज्यादातर सब्जेक्ट्स के अंदर ना हमें सिर्फ क्लास 12 पे फोकस करना है, बट इकोनॉमिक्स में आपको क्लास 11th के टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। हाँ जी, क्लास 11th के टॉपिक्स, ओके यस, एंड क्लास 12th भी पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ। बट क्लास 11th में आपको यहां पर पढ़नी है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और क्लास 12th में आपको पढ़ना है यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास 11th का क्या नहीं पढ़ना आपको, स्टैटिस्टिक्स। यहां पर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और यहां पर आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। सो मतलब सीयूईटी के लिए है आपके लिए माइक्रो एंड मैक्रो का कॉम्बिनेशन। माइक्रो एंड मैक्रो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में। मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील करवाऊंगा, राइट। तो देखो भाई, मैं सबसे पहले तो बता दूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप ध्यान से देखो तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वैसे तो दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सबसे पहले तो एक पॉइंट ऑफ व्यू रख लो इंट्रोडक्शन वाला, जिसमें आप इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर 1 पढ़ते हो, जिसमें आप पीपीसी पढ़ते हो, जिसके अंदर आप देखोगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसी के अंदर आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ोगे, यहीं बच्चे आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ना है, या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ना है, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। बट सर इसके अलावा आप अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, और अगर आप अपने आप को प्रोड्यूसर मान के देखो, तो कुछ अलग चीजें दिखाई देंगी। सर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां पर पढ़ना है डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर आपको यहां पढ़ना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, राइट। यस सर, ये आपको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। जबकि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है प्रोडक्शन। जब आप कर लोगे प्रोडक्शन, फिर आप निकालोगे उसकी कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के बाद भाई मार्केट में बेचो, और मार्केट में बेचने का मतलब है सप्लाई करना, और सप्लाई करके क्या कमाओगे, रेवेन्यू कमाओगे, राइट। यस सर। और फिर एक प्रोड्यूसर जो है, उस प्रोड्यूसर का
इक्विलिब्रियम भी तो निकालना पड़ेगा, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ये आपके पास टोटल टॉपिक्स हैं जो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करने होते हैं दोस्तों। बट आज क्या कर रहे हैं सर, आज हम लोग डिमांड वाले इस चैप्टर को देखने वाले हैं इस डेमो में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं डिमांड वाले चैप्टर को। सर सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि डिमांड क्या है? डिमांड क्या है सर? लिखिए सर, डिमांड का मतलब पहली बात तो ये पूरा चैप्टर आपको कंज्यूमर सेंट्रिक होके पढ़ना है। जब आप अपने आप को कंज्यूमर मानेंगे ना तो हमेशा आपको डिमांड का चैप्टर इजी लगेगा, राइट? तो डिमांड मीन्स द क्वांटिटी ऑफ goods and services that the consumer are willing and able to purchase at various price during given period of time, राइट? सो सर इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा कि हम कह रहे हैं कि द क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट, दिस क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज समझो बेटा, सर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, एक एक करके हम सारी एनालिसिस करते जाएंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा नोट 1 द क्वांटिटी। भाई क्वांटिटी एंड साथ में मैं आपको बताऊंगा प्राइस। यस, देयर इज रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी एंड प्राइस, द क्वांटिटी एंड प्राइस, राइट? सी स्टूडेंट्स, लेट्स से मान लेते हैं कि आप पिज्जा की बात कर रहे हो, तो ये पिज्जा का प्राइस है और ये इसकी क्वांटिटी है, राइट? सो भाई पिज्जा का प्राइस जब लेट्स सपोज 100 रुपीज़ का है तो आपने कहा सर 10 पिज़्ज़ा खाएंगे। जब ये 500 का हो गया आपने कहा 2 पिज़्ज़ा। जब ये 1000 का हो गया आपने कहा भाई चटनी से काम चलाएंगे, पिज़्ज़ा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? सो जनरली पिज़्ज़ा का प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है आप वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी क्या कर रहे हो बेटा, आप वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हो। द क्वांटिटी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन प्राइस, द क्वांटिटी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन व्हाट? प्राइस। आप कितना परचेज करोगे, आप कितनी क्वांटिटी में खाओगे, और ये सब डिपेंड किस पे कर रहा है? प्राइस के ऊपर। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर नोट 2 में लिखिएगा, नोट 2 में लिखिए गुड्स एंड सर्विसेज। पहली बात तो जब आप गुड्स की बात करते हो बच्चों, तो गुड्स को क्या देखा जा सकता है? हाँ सर, बट सर्विसेज को नहीं। क्या गुड्स को टच किया जा सकता है? हाँ सर, बस सर्विसेज को नहीं। क्या गुड्स को स्टोर किया जा सकता है? हाँ सर, लेकिन सर्विसेज को नहीं कर सकते। यस सर। भाई दोनों में एक कॉमन चीज याद रखना। कॉमन क्या है कि दोनों का अपना एक प्राइस होता है। दोनों में कॉमन क्या है? बोथ शैल हैव प्राइस। दोनों का अपना एक प्राइस होना चाहिए। अगर ये दोनों या गुड्स या सर्विस आपको फ्री में अवेलेबल है तो कभी भी याद रखना बच्चों, अगर ये फ्री में अवेलेबल है ना तो आप इसको क्या नहीं बोल सकते, आप इसको गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बोल सकते। इकोनॉमिक्स कहती है कि सर, देखिए ध्यान से, इकोनॉमिक्स कहती है कि सर यहां पर जो गुड्स हैं या जो सर्विसेज हैं, ये दो ही चीजें हैं दुनिया में जिन्हें कंज्यूम किया जा सकता है या प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो बच्चों ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये या तो इकोनॉमिक है या तो क्या है, इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक मतलब
जिसका प्राइस हो उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक। और या फिर ये नॉन इकोनॉमिक है। नॉन इकोनॉमिक मतलब जो फ्री है, जो क्या है बेटा? फ्री है। तो भाई इकोनॉमिक्स में इसे डील नहीं करते, आप इकोनॉमिक्स में सिर्फ इसे पढ़ते हो, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? यस सर। तो एक बार दोबारा से देखिए, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर। अब आपको ये बात तो पता है कंज्यूमर कौन होता है? नहीं पता तो आइए लिखते हैं, नोट नंबर 3 में लिखिएगा। नोट नंबर 3 कंज्यूमर किसे कहते हैं? कंज्यूमर इज अ पर्सन। कंज्यूमर is a person who consumes goods and services। सर एक और क्वेश्चन है मेरा कि कंजम्पशन किसे कहते हैं सर? सो देखो कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन इज अ प्रोसेस। Consumption is a process of consuming goods and services। So बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने का जो प्रोसेस है ना, दैट प्रोसेस इज कंजम्पशन। दैट प्रोसेस इज व्हाट? That process is consumption। For example, पिछले लगभग 15-20 मिनट से आप इन क्लासेस को देख रहे हो, पढ़ रहे हो। So this process of consuming something is consumption, right? If I'm using this pen or this board, this is what? This is consumption। Consumption might be use, right? तो consumption में आप use भी ले सकते हो, but this is process, that is very much important। तो consumer और process भी आपको, कंजम्पशन भी आपको समझ में आ गया। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सर प्राइस तो आपने बता ही दिया था, लेकिन ये तो नहीं बताया आपने, विलिंग एंड एबल टू परचेज। आओ सर इसे भी समझते हैं। विलिंग एंड एबल टू परचेज क्या होता है? नोट लिखिएगा बेटा। विलिंग एंड एबल, विलिंग क्या है एंड एबल क्या है? देखो एक चीज समझना, यहां से हम पढ़ते हैं कि सर किस तरीके से जो डिमांड है वो डिमांड इफेक्टिव डिमांड होती है। तो मैं ना पूरे क्लास में जब भी डिमांड बोलता हूं ना, तो डिमांड का मतलब आपको समझना है इफेक्टिव डिमांड। जी हां, डिमांड का मतलब क्या है यहां से समझ में आता है आपको एक टर्म, दैट इज इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड। सर डिमांड इफेक्टिव कब होता है? बच्चों डिमांड इफेक्टिव होने के लिए सबसे पहले चाहिए विलिंग टू परचेज। विलिंग टू परचेज नंबर 1। नंबर 2 एबिलिटी टू परचेज, ability to purchase number 2, and number 3 willing to spend, right? So ध्यान से देखिए इस बात को। मैंने आपसे कहा कि आपके पास सबसे पहली चीज होनी चाहिए willing to purchase। For example, if you want to purchase BMW, that is fine। आप अगर BMW परचेज करना चाहते हैं, दिस इज योर विलिंग ओनली, ये डिमांड नहीं है बेटा, दिस इज नॉट डिमांड, राइट? यस सर। सो विलिंग टू परचेज तो है, बट देयर शुड बी एबिलिटी टू परचेज। यू मस्ट हैव दैट परचेजिंग पावर। द परचेजिंग पावर इज रिक्वायर्ड। यू मस्ट हैव परचेजिंग पावर, राइट? मतलब रोकड़ा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए दोस्त, राइट? यस सर पैसा है बट आई एम मक्खी चूस काइंड ऑफ पर्सन। होता है ना भाई कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मक्खी चूस होते हैं। सो वो विलिंग टू स्पेंड तो नहीं है, तो कह रहे हैं सर विलिंग टू स्पेंड मतलब खर्च करने को भी राजी होने चाहिए। जब ये तीन चीजें होंगी ना बेटा, तो डिमांड ऑपरेटिव हो जाएगा,
इफेक्टिव हो जाएगा। डिमांड कैसा हो जाएगा? ऑपरेटिव या इफेक्टिव हो जाएगा, राइट? यस सर। सो विलिंग एंड एबल टू परचेज होना बहुत जरूरी है। आप एक बार डेफिनेशन को दोबारा देखिए, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, राइट? यस सर। सर ये बातें तो समझ में आ गई। अब सर इसमें हम पढ़ते हैं द फैक्टर्स affecting डिमांड। सर डिमांड को इंपैक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? देखो डिमांड हमेशा सीधी तो होती नहीं, सीधी मतलब डिमांड हमेशा एक जैसी नहीं होती ना भाई, डिमांड तो चेंज होती है। डिमांड कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी कम, कभी ज्यादा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका डिमांड चेंज होता है? सबसे पहले प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इटसेल्फ, स्वयं वस्तु की कीमत। जी हाँ, सिर्फ प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इटसेल्फ, प्राइस के बेसिस पे क्या फैक्टर्स जो है अफेक्टिंग डिमांड की हम बात कर रहे हैं, क्या प्राइस के बेसिस पे डिमांड इंपैक्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसको हम बोलते हैं प्राइस ऑफ एक्स, राइट? हाँ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और इसको आप बोलते हो प्राइस ऑफ आर थर्ड टेस्ट एंड प्रेफरेंस, राइट? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फोर्थ आता है बेटा आपके पास, देखिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, राइट? प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, प्राइस ऑफ द related goods, taste and preference of consumer, ठीक है? और चौथा लिखेगा the income of the consumer, income of consumer। सर सिर्फ 4 ही फैक्टर है क्या जिनके बेसिस पे आप कह सकते हो? 4 फैक्टर ही है सर जिनके बेसिस पे आप कह सकते हो कि आपका डिमांड इंपैक्ट होता है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। दैट्स व्हाई हम उन फैक्टर्स के साथ डील नहीं करते, राइट? यस सर। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, राइट? तो लिखिए सबसे पहला प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इटसेल्फ, इसी को आप कहते हो प्राइस ऑफ एक्स, राइट? देखिए बच्चों, यहां पर एक लाइन कही जा रही है, क्या? कैटरस पैरेबस या सेटरस पैरेबस, जो पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है other things remain constant, right? other things remain constant, अन्य बातें बिल्कुल कांस्टेंट होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए, किसी और फैक्टर में कोई और चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? और इसके बाद कह रहे हैं इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर प्राइस बेटा देखना राइज हो रहा है तो इसकी वजह से डिमांड ऑफ कमोडिटी फॉल होगा। अगर प्राइस राइज हो रहा है, डिमांड फॉल होगा, राइट? इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, द डिमांड फॉल्स, राइट? एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, राइट? वाइस वर्सा। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर। बेटा ध्यान से समझना इस बात को। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इसको एक ग्राफ पे दिखाऊं,
ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, राइट। अगर मान लीजिए आपका प्राइस, हाँ जी, प्राइस आपका वाई एक्सिस पे होता है और क्वांटिटी आपकी एक्स एक्सिस पे होती है। अगर प्राइस आपका मान लीजिए ओ पी है और क्वांटिटी ओ क्यू है, प्राइस ओ पी, क्वांटिटी ओ क्यू, अगर प्राइस को बढ़ा दिया जाए, इसके बढ़ने से क्या क्वांटिटी कम हो जाती है? यस सर, प्राइस ओ पी डैश होते ही क्वांटिटी ओ क्यू डैश हो जाएगा। और अगर प्राइस आपका कम कर दिया जाए बच्चों, अगर प्राइस आपका कम हो जाए तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा? देखो, ये P डबल डैश Q डबल डैश, राइट। सो कहने का मेरा मतलब बहुत सिंपल है, ये जो कर्व बनेगा दैट इज कॉल्ड एज द डिमांड कर्व। इसी को आप क्या बोलते हो? इसी को आप डिमांड कर्व कहते हो, राइट। एंड आप ध्यान से देखो, देयर इज इनवर्स रिलेशन, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस में एंड क्वांटिटी में, है ना। एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे, एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर, राइट। यस सर। तो मतलब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस द डिमांड फॉल्स, डिमांड उसका क्या करता है बेटा? फॉल करता है, ठीक है। यस सर। सर एक बात बताओ, क्या इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं? जी दोस्तों, इसी को आप लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। इसी को आप किस नाम से जानते हैं सर? लॉ ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डेमो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसमें मैंने आपसे सिर्फ एक ही सेगमेंट से ही लेकिन बहुत डेप्थ में डील किया है। तो आपसे अनुरोध है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। तब तक के लिए मनीष रॉय साइनिंग ऑफ। मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। KP Classes, dedicated to excellence.